हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार अंबुज आपके अपने चैनल गोल्डन कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने एक रीजनिंग से क्वेश्चंस जाते जाते दे दिया था, जो कि इस प्रकार था। 3:35 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। आपके ऑप्शंस थे 160/1/2 डिग्री, 210 डिग्री, 102/1/2 डिग्री और इनमें से कोई नहीं। आज इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या था। कुछ लोगों ने कमेंट करके इसका आंसर भी दिया था, जिनके मैं नाम इस वीडियो में लेना चाहता हूं, जिनके नाम है फ्रेंड्स, जिन्होंने सही से आंसर किया था। निर्मल जी, रोशन जी, नीतीश जी, अरविंद जी और पंकज जी। ठीक है, इन लोगों ने आंसर बहुत अच्छे ढंग से ऑप्शन नंबर सी दिया था, जो कि 102/2 डिग्री ही आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। बस आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहे, इस तरह से जो है आप लोग जो है स्टडी करते रहे। फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा। फ्रेंड्स, 3:35 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3:35 एक अगर घड़ी की बात की जाए तो मैं यहाँ पर अगर घड़ी ले लूं 12, 3, 6, 9, ठीक है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो यहाँ पर जो बोलता है 3:35, यानी कि 3 घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी। अब बोलता है कि इसके बीच का कोण, यानी ये वाला बताना है। ठीक है, तो हमने घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था। बीच का कोण बराबर होता है 30h - 11/2m। ठीक है, जहां की whereas h for hours, ठीक है, और m for minutes, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका 3 है, यानी कि यहाँ पर रखेंगे तो 30 गुना घंटे की जगह पर आपका 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे -11/2 और मिनट की जगह पर 35 है तो यहाँ पर गुना में 35 लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 30 आई 90 माइनस, अब देखिएगा यहाँ पे 35 में 11 से आप गुना करोगे तो आपका आएगा 385, ठीक है, बट्टा कितना आएगा 2। अब यहाँ पे कीजिए 90 दूना 180 और माइनस 385/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 का 5 रह जाएगा और यहाँ पर 8 से 8 गया 0 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2 हो जाएगा, 205/2। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इनको तोड़िएगा तो 205/2 है, तो इसको करेंगे तो 102 दूना 204 अपूर्णांक 1/2 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालने के लिए बस शॉर्ट फार्मूला है 30h - 1/2m, यानी घंटे के जगह पर घंटे को और मिनट के जगह पर मिनट को आप रखकर इसको हल कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई मेंबर नए हैं जो कि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा क्लॉक का, जो कि मैंने इस वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आप वहां से जाकर इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का मेन टॉपिक था। ठीक है, आज का मेन टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, जो कि आपका है लाइट, यानी प्रकाश। ठीक है, आज का मेन टॉपिक है प्रकाश, जो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइट। चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश पर, हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रकाश पर। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स की होता क्या है प्रकाश। ठीक है, लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने 2 डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे 2 फोटो बना रखी है। ठीक है, आप इस पर चर्चा करेंगे, आराम से डायरेक्टली प्रकाश का डेफिनेशन पता हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है प्रकाश कि मान के चलिए कि एक सूरज है, ठीक है, यहाँ पर सन है, तो सन से जो किरण निकलती है, ठीक है, जो सन से किरण निकलती है, यानी सुबह के टाइम में जो सन जो निकलती है, सूरज निकलते हैं, तो निकलने के बाद जो किरण वहां से निकलती है सीधे जो है पृथ्वी पर नहीं आती। पृथ्वी पर आने से पहले वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण
बहुत सारे धूल के कण जो होते हैं हमेशा चारों तरफ जो है राउंड करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो वो जो किरण निकलती है यहाँ से, वो जो यहाँ से किरण निकलती है तो धूल कण में मिलकर, ठीक है, इस धूल कण में मिलकर और जो है क्या होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। कहने का मतलब कि धूल कण का काम क्या है कि प्रकाश के किरण को चारों तरफ फैलाना। और इससे एक क्वेश्चन आता है मेन एग्जाम में कि धूल कण के द्वारा प्रकाश के किरण को फैलाना क्या कहलाता है, तो विसरण किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। यानी कि कोई भी प्रकाश का रे है अगर धूल कण में मिश्रित होगा और मिश्रित होने के बाद फैल जाने की क्रिया विसरण के कारण ही होती है। इससे क्वेश्चन निकला। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स प्रकाश के बारे में कि मान लिया जाए कि एक टॉर्च है, टॉर्च को हमने जलाया, ठीक है, टॉर्च को हमने जलाया, यहाँ पर ऑन किया, ठीक है, टॉर्च को हमने जलाया। तो टॉर्च को जब हम जलाएंगे तो टॉर्च से जलाएंगे तो यहाँ पर एक एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, यह किस रूप में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग में होती है। यानी कहने का मतलब कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है और इसे हम अपने आंखों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट में बता दूं तो जब तक हम किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं डालेंगे उससे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, हम लोग का आंख उसको देख नहीं सकता, ठीक है। इसलिए रात में कभी कभी क्या होता है ना कि प्रकाश जो है जब तक किसी वस्तु पर फोकस नहीं किया जाता, प्रकाशित नहीं की जाती, हम लोग उसे देख नहीं सकते। यानी कि इन शॉर्ट वे में कहा जाए तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो कि जिसका मान कहां से कहां तक होता है, तो इसका मान होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि 3900 डिग्री एंगस्ट्रम, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब इससे एक और क्वेश्चन निकलती है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ठीक है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ, ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चूंकि आपका विद्युत चुंबकीय तरंग किस रूप में होती है, अनुप्रस्थ रूप में होती है। लिख देता हूं, विद्युत चुंबकीय तरंग किस रूप में होती है, अनुप्रस्थ रूप में होती है, अनुप्रस्थ रूप में होती है। इसलिए प्रकाश भी किस रूप में हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, फोटोन थ्योरी, ठीक है, फोटोन सिद्धांत। अब देखिएगा प्रकाश का फोटोन सिद्धांत है क्या जनरली, तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे टुकड़े तथा बंडल के रूप या फिर पैकेट के रूप में चलते रहता है। प्रकाश क्या है कि छोटे छोटे बंडल, देखिए छोटे छोटे बंडल या फिर पैकेट के रूप में ये चलता है, ठीक है, ये चलता है, ठीक है। तो यही चलने की क्रिया को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। यही चलने की क्रिया क्या कहलाती है, फोटोन कहलाती है, ठीक है, ठीक है। और इस सिद्धांत को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो प्रकाश के फोटोन के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए इसको कहा गया प्रकाश का फोटोन का सिद्धांत, ठीक है, प्रकाश के फोटोन का सिद्धांत कहा गया, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन और आती है फ्रेंड्स कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की, तो प्रकाश के वेग की गणना याद रखिएगा, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। किसने की थी, रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की, रोमर ने की। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इससे यहां से प्रकाश से क्वेश्चंस और आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि निर्वात क्या है। तो निर्वात यानी कि हवा का दबाव एकदम कांस्टेंट हो, नहीं के बराबर हो। कोई एक कमरा है उसमें हवा एकदम नगण्य हो, नहीं है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब मून पर चलता है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ से परावर्तित होकर अगर पृथ्वी तक आता है, ठीक है, तो यहाँ से यानी कि चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में, ठीक है, इस लाइट है आपका, तो चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना सेकंड लगता है? तो आपका लगता है 1.28 सेकेंड। कितना लगता है? 1.28 सेकेंड, ठीक है। याद रखिएगा कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। और याद रखिएगा कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आपका लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। अब आगे इससे क्वेश्चन आता है अगला, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकाश की चाल शामिल रहती है। कौन कौन होती है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका निर्वात। सबसे पहले आता है निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी जस्ट हमने बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कांच। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आता है तारपीन तेल। तो तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो तारपीन तेल में होता है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। फिर यहां से एक आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। तारपीन तेल के बाद जल में होता है। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आ जाता है आपका रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10⁸ तो सब में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका जो आ जाता है आपका नाइलॉन। तो नाइलॉन में जो प्रकाश की चाल होती है वो रॉक सॉल्ट के बराबर होती है, यानी नाइलॉन में भी होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसमें आपका मोस्ट रूप से निर्वात आता है और नाइलॉन और जल, ये 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल जो कि बहुत ही मेन एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार रिपीट की जाती है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। अब देख रहे हैं कि इन सबों में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें चलती है? तो निर्वात में, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश से कुछ क्वेश्चंस जो आती है दोस्त हमने बता रखा। आगे भी चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आती है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कि प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुओं का भिन्न क्रम होता है, जो कि कौन कौन से होते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं, पारदर्शक वस्तुएं होते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज होते हैं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं होते हैं, ट्रांसल्यूमिनेट बॉडीज होते हैं, और अपारदर्शक वस्तुएं होते हैं, ओबिक्यू बॉडीज होते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वे वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है। अब जैसे खुद का प्रकाश किस में होता है? तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में तो खुद का प्रकाश है, ठीक है। तो सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलती है, तो उसमें खुद का प्रकाश, ठीक है। थर्ड पार्टी का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता, ठीक है, किसी साइड से प्रयोग नहीं किया जाता। तो याद रखिएगा
कि प्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिसमें खुद का प्रकाश हो, अपना प्रकाश हो, किसी दूसरे बाहरी से सपोर्ट की जरूरत न पड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य और विद्युत बल्ब। ठीक है, अगला आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसको आराम से समझिए। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। अब आगे आता है अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब देखिए, ल्यूमिनस का उल्टा है नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस में होता है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता। ठीक है, वो उस पर प्रकाश अगर डाला जाए तब वह दिखाई देते हैं। जैसे कोई भी चीज हो गया, कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे कि मेज, कुर्सी, टेबल। ठीक है, इसमें खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, इस पर अगर हम फोकस करेंगे, प्रकाश डालेंगे तो वह हमें दिखेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा हमारे आईज पर और हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पारदर्शक वस्तुएं, यानी ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ठीक है, तो पारदर्शक वस्तुएं उसे कहते हैं, ठीक है, जिनसे होकर प्रकाश जो है सीधा निकल जाती है। ठीक है, अब मान लिया कि कांच है। ठीक है, कांच का ग्लास है, उस पर लाइट डालिए तो वहां से वस्तु जो है फिर आगे प्रकाश निकल जाएगी। ठीक है, कांच हो गया, जल हो गया, जल में भी अगर प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जो है बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम क्या, पारदर्शक वस्तु, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ठीक है, आगे आते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तु। अर्ध मतलब आधा होता है, आधा दिखाई देने वाला, यानी कहने का मतलब कि वैसे वस्तुएं जिस पर अगर हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो कुछ भाग प्रकाश आधा निकल जाता है और आधा उसी में ऑब्जॉर्व हो जाता है, यानी कि अवशोषित हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज को हम तेल से लपेट लेंगे और उस पर हम टॉर्च का प्रकाश मारेंगे, ठीक है, तो कुछ प्रकाश जो है इधर ही रह जाएगा और कुछ प्रकाश उधर जाएगा। ठीक है, उसको हम करते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, आगे आते हैं अपारदर्शक वस्तुएं, यानी ऑब्क्यू बॉडीज। ठीक है, अपारदर्शक वस्तुएं किसे कहते हैं, जैसे वैसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश का एक अंश भी बाहर न निकले। यानी कि अगर मान लिया कि ये टॉर्च है, तो यहाँ से अगर हम इस पर, ये धातु है, ठीक है, कोई चादर है, पत्ती, तो इस पर अगर हम प्रकाश मारते हैं तो यहाँ जो चादर है इससे बाहर की प्रकाश जो है फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक वस्तुएं। तो आई होप दोस्त आप लोगों को आराम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि और कौन कौन से इसमें पर्टिकुलर आपका जो होते हैं क्वेश्चंस एराइज होते हैं, आते हैं, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, एक टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक होता है। यह जो है हमेशा आप लोगों को फंसाता होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, इस सब से क्वेश्चंस ज्यादा आते रहते हैं और फंसाता भी है। तो देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, आराम से देखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं। फर्स्ट में ही हमने बताया था कि सपोज मान लीजिए कि यह सूर्य है, सन है, यह आपका सूर्य है, ठीक है, तो यहां से एक प्रकाश इस रूप में गया, ठीक है, और यहां से प्रकाश जाने के बाद वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण जो है घूमते रहते हैं, एक दूसरे में इर्द गिर्द लगते रहते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये छोटा छोटा धूल कण है आपका, ठीक है, तो यहां से जब प्रकाश आती है तो यह धूल कण क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं चारों दिशाओं में। ठीक है, इसको किस दिशाओं में, चारों दिशाओं में इनका काम है फैलाना। तो यही फैलाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कहने का है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आकाश का रंग नीला होना, ठीक है, आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सवाल आता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब देखिएगा यहाँ से जो प्रकाश निकलती है तो विभिन्न भागों में जब फैल जाती है तो यहाँ से फैलने में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैगनी रंग का। ठीक है, यानी कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है
ठीक है, याद रखिएगा कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकीर्णन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस आपका जो है इससे एराइज होते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगला है टॉपिक कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन यानी परावर्तित होना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि अगर कोई सूर्य का प्रकाश, देखिएगा सूर्य का प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ यानी सतह, चिकने सतह पर जो है आपतित होकर जाकर और पुनः जो है उसी क्रिया में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिएगा चिकने पृष्ठ से होकर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी आने वाली प्रकाश, ठीक है, चिकने पृष्ठ से टकराकर बाहर निकल जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन दो नियमों पर लागू होता है, इसके दो विभिन्न नियम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि एक नियम होता है कि आपतित, आपतित यानी आने वाला। ठीक है, तो आने वाला प्रकाश और यहाँ से परावर्तन होने वाला प्रकाश जो होता है यह अविलंब पर जाकर मुड़ता है। ठीक है, इसका एक ये नियम है। ठीक है, दूसरा है आपका कि आपका दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो है, आपतन यानी आने वाला, ठीक है, आपतन कोण परावर्तित यानी कि जाने वाला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, एक ये नियम है। तो इसका एक दो नियम था, दो पढ़ा था, दो नियम था। ठीक, अगला है इसी टॉपिक में कि समतल दर्पण से परावर्तन। अब समतल दर्पण से परावर्तन में कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जो कि मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक दर्पण है, तो अगर कोई व्यक्ति यहां से, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति भी चाल से चले, ठीक है, भी चाल से चले, अगर कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चले, ठीक है, तो भी चाल से दर्पण की ओर चले तो दर्पण जो है व्यक्ति की ओर कितने चाल से चलेगी, 2v चाल से महसूस होगी कि वह 2v चाल से आता हुआ। याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भी चाल से चलती है तो ऐसा लगेगा कि दर्पण जो है व्यक्ति की ओर कितनी चाल से चलेगी, 2v चाल से। याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भी चाल से चले, ठीक है, तो दर्पण व्यक्ति की ओर कैसा प्रतीत होगी आते हुए, 2v चाल से, यह पूछता है। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट कि अगर कोई आपतित किरण है, आने वाली किरण है, ठीक है, आने वाली किरण है और ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो आने वाली किरण है और मिरर को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, थोड़ा सा इसको जो है थीटा कोण से झुका दिया जाए, ठीक है, तो यह जो होगी, यह परावर्तन जो होगा यहाँ से जो निकलेगी, यह कितना थीटा हो जाएगी, 2 थीटा। अगर यहाँ थीटा कोण से इसको झुका दिया जाए तो जो परावर्तित होगी वह कितने थीटा हो जाएगी, 2 थीटा हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरा था, एक और है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है कि प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या निकालना। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बोल देता है कि 90 डिग्री के कोण पर प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका होता है 360 डिग्री बटा n। क्या होता है, 360 डिग्री बटा n। ठीक है, अब यहाँ से 360 डिग्री बटा n माइनस 1, सॉरी 360 डिग्री बटा n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे कि 360 बटा n के जगह पर जो आपका दिया रहेगा प्रतिबिंब, यानी कि जितना कोण दिया रहेगा उतना। ठीक है, तो 360 बटा 90 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 4 में से गया कितना, 3, यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो समतल दर्पण से परावर्तन में यही 3 क्वेश्चंस जो है, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जाते हैं जो कि हमने बता दिया। अब आपको याद रखना है, ठीक है, अब इसको भूलिएगा नहीं। अब और चलते हैं कि आगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य का प्रकाश है,
तो याद रखिएगा कि जब कोई प्रकाश किसी सघन, देखिएगा, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि यहाँ एक माध्यम था यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जल है, ये दूसरा माध्यम हो गया। तो जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाती है। वह क्या होती है? थोड़ा सा तिरछा होती है, यानी कि अपने अभिलंब से मुड़ जाती है, यानी हल्का, ये जो अभिलंब है, लंब है, तो इससे हल्का मुड़ जाती है और कहाँ हो जाती है? तिरछा हो जाती है। यानी कि अगर आपको जो है कहने का मतलब कि आपको यहाँ मछली है, ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ मछली है, ठीक है, तो आपका यहाँ मछली अगर है, ठीक है, तो यहाँ अगर मछली है तो आपका मछली, यानी कि यहाँ पर अगर मछली है, ठीक है, तो यहाँ से मुड़ने की क्रिया, यानी कि मछली कहाँ होगी? यहाँ होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आपको मछली अगर यहाँ होगी तो यहाँ दिखाई देगी, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से थोड़ा सा मुड़ जाती है, तिरछे मुड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जैसे तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना, ठीक है, किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जल में पड़ी हुई, जल में पड़ी हुई सिक्का का ऊपर उठना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। मछली का वास्तविक प्रतिबिंब से ऊपर उठा दिखाई देना, दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्य का दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।